हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की जो वीडियो चल रही है वो 6 की ज्योग्राफी की चल रही है। मैंने पिछले 5 वीडियो में पढ़ाई है। तो मैंने जो अभी जो चल रही है वो न्यू प्लस ओल्ड दोनों एनसीईआरटी मिला के बता रही हूँ। तो आज की जो चैप्टर है वो मैं आज 2 चैप्टर कवर करूँगी और ये लास्ट वीडियो है जिसमें एक चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 6th चैप्टर है और न्यू का जो एक चैप्टर है वो भी लास्ट है क्योंकि ओल्ड में 3 चैप्टर ही है तो वो न्यू में लास्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज की चैप्टर दोनों कवर करते हैं। पहले हम ओल्ड एनसीईआरटी वाला कवर कर लेते हैं। 6th की चैप्टर है ये। स्पेशली आज हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत सबसे पहले देख लेते हैं भारत की दिशाओं के बारे में। भारत की सारी दिशाओं में क्या क्या है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। मैप में देख लीजिए, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, यहाँ पे दक्षिण में अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब की सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम भारत के क्षेत्रफल पर देखते हैं। मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। भारत की जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल। और भारत में यहाँ कश्मीर से यहाँ कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। और यहाँ गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 2900 किलोमीटर। अब हम क्षेत्रफल जानेंगे। टोटल क्षेत्रफल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 2900 किलोमीटर है। और यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं भारत की लोकेशन क्या है दुनिया में। तो हम देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत की जो पूर्वी देशांत, यहाँ पे सारे देशांतर। अब हम देशांतर देखते हैं पहले। जैसे ये भारत है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब यहाँ बीच में, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। तो इंडिया जो है मुख्य रूप से ये पूर्व और उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित होने के कारण जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उसको ये पूर्व है। मतलब यहाँ पे जब हम लिखेंगे 68.5 मिनट यहाँ पे हम ईस्ट लिखेंगे क्योंकि ये हमारे इंडिया भी ईस्ट में ही है और उत्तर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। और यहाँ पे जो है लास्ट इधर अरुणाचल प्रदेश की इधर जो देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया ही ईस्ट में। ठीक है, और इसके बीच की जो देशांतर की जो टोटल देशांतर जो रेखाएं है वो लगभग 29 रेखाएं हैं। तो आपको पता है कि 15 डिग्री सूर्य को मतलब पृथ्वी जो 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा समय लगता है। तो यहाँ पे 29 है तो लगभग 1 घंटा 48 मिनट शायद ऐसे लगता है। तो यहाँ पे जो समय हो रहा होगा वो यहाँ पे आने तक में यहाँ पे 1 घंटा 48 मिनट लेट हो रहा होगा।
तो इसलिए इंडिया का अपना टाइम जोन है, इंडिया का जो अपना टाइम जोन है वो यहाँ पे है 82.5 यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब हम देशांतर भी देख लिए और इन भारत का पूरा क्षेत्रफल भी देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत का अब हम पड़ोसी देश देख लेते हैं। पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान थोड़ा सा टच कर रहा है तो ये भी पड़ोसी देश कहलाएगा। यहाँ पे चीन, ये रहा नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब पड़ोसी देश देख लिए। अब हम प्रशासनिक विभाजन के हिसाब से देख लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। टोटल 28 राज्य हैं और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब जम्मू कश्मीर को 2, एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू में बांट दिया गया, तो 2 और जुड़ गए, तो ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। दिल्ली इसकी राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। भाषा के ये जो राज्य हैं, ये इनमें जो भाषाएं बोली जाती है वो अपने आप नहीं बोली जाती। शुरुआती टाइम से ही जब देखा गया कि लोगों की किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ की अपनी भाषाएं हैं, तो राज्यों के जब विभाजन हो रहा था तो उसी टाइम भाषा के आधार पर ही उसका विभाजन कर दिया गया। अब देखते हैं भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन मतलब भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं कहाँ पर्वत पठार है। सबसे पहले भारत के उत्तर में देखेंगे। उत्तर में हमें हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती है, हिमालय पर्वत, उस श्रृंखलाओं में सबसे उत्तर में बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रृंखला कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसी हिमाद्री या हिमालय शिखर में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8000 कुछ मीटर है। यहाँ पे देख लेते लोकेशन में सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में यहाँ पे है हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद बीच में है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में शिवालिक पर्वत है। ठीक है, हिमालय की टोटल 3 श्रेणी है। सबसे ऊपर में हिमालय या हिमाद्री, बीच में मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे लास्ट में शिवालिक पर्वत है। ठीक है, हिमालय की 3 श्रेणी में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे पढ़ लेते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, जो हिमाद्री के दक्षिण में। हिमाद्री सबसे उत्तर में, उसके बाद उसके दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल, और उसके भी दक्षिण में यहाँ पे शिवालिक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के जस्ट दक्षिण में यहाँ पे गंगा की जो मेन यहाँ पे मैदान है। उसके बाद ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनी हुई है। उसके बाद भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल थार स्थित है, जो गर्म, शुष्क एवं रेतीला स्थल है। यहाँ पे है राजस्थान में थार मरुस्थल। उसके बाद उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय
भारत यहाँ पे, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जो उत्तरी मैदान के जस्ट दक्षिण में स्थित है। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला से होकर नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम में बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। मात्र यही दोनों एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। यहाँ पे विंध्य और यहाँ पे सतपुरा पर्वत है और इसके बीच में बहती है यहाँ पे नर्मदा और यहाँ पे तापी बहती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक सामान्य रूप से, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा हुआ और सामान्य रूप से है। यहाँ पे है पश्चिमी पठार, पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में जो है वो सामान्य रूप से, मतलब यहाँ पे कोई बीच में गैप नहीं है, और पूर्वी जो घाट है वो वहाँ पे गैप है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे पूर्वी घाट, और इसके जस्ट इधर पूर्वी घाट के इधर में यहाँ पे है पूर्वी घाट के पूरब में, और पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूरब में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में इसकी मैदान है, तटीय मैदान। यहाँ पे समुद्र के जस्ट तट पर यहाँ पे मैदान है जो पश्चिमी घाट के उस टाइप उधर है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान पाया जाता है। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली भी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे है नदियाँ, यहाँ पे सबसे ऊपर में महानदी है, उसके बाद यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा और यहाँ पे कावेरी। ये सभी नदियाँ और बहुत से इसके जो सहायक नदी हैं वो सभी नदियाँ ये सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, जो बंगाल की खाड़ी में इधर आके गिर जाती है। और इधर कुछ ही ऐसी नदियाँ हैं जैसे ये नर्मदा और तापी, यही नदियाँ ऐसी हैं जो इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये सारी नदियाँ जो है यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब डेल्टा का मतलब जैसे ये नदियाँ गई और लास्ट पॉइंट पे यह बहुत सारे उसके मुंह बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब बिखर जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ तो यहाँ पे आसपास खेती करने में बहुत आसानी होती है, पानी आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए बोला जाता है कि उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमें एक और यहाँ पे डेल्टा जो बहुत फेमस है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। मिनट, जैसे एक गंगा जो है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे सीधे चली जाती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की आती है, तो यहाँ पे बनाता है बंगाल की खाड़ी के टाइप, यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, जिसे यहाँ पे यहीं पे इस डेल्टा के पास एक सुंदरवन नामक डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन नामक, जो ये बहुत फेमस डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई कुछ महीन मिट्टी होती है तथा बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो नदियों के द्वारा जो लाया जाता है वाट के टाइम,
ठीक है। उसके बाद सहायक नदी, यह एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जैसे ये मेन नदी है और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदी आके जुड़ जाते हैं, वो सारे सहायक नदी होंगे। उसके बाद प्रवाल, छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। यदि जीवित पॉलिप मरते हैं तब उसका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये प्रवाल एक समुद्री जीव है। ठीक है, समुद्री जीव मतलब इसे कह लो समुद्री जीव है और इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये मर जाता है, फिर इस पे ही बहुत सारे उसके नए प्रवाल जन हो अपने आप वृद्धि कर जाते और यही प्रवाल मिलके एक द्वीप का निर्माण करते हैं पानी के अंदर। अब यहाँ पे देख लेते गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो मैंने अभी बताया, जिसे सुंदर डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। मुहाने पर मतलब जैसे अभी बताई थी कि नदी है और यहाँ बहुत सारे मुहाना बन जाते हैं, इसी को नदी का मुहाना भी बोला जाता है और यहाँ पे ये वाले एरिया को डेल्टा बोला जाता है। अब हम देखते हैं ये न्यू एनसीईआरटी की लास्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, जिसमें इसमें बेसिक रूप से ये बताया गया है कि मतलब स्थल रूप के बारे में पढ़ना, स्थल रूप और कुछ जीवों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्थल रूप और उनके जीवों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से पढ़ना होगा हमें वो पर्वत और ये पठार और ये मैदान के बारे में। ठीक है, तो स्थल रूप के प्रकार पर्वत, पठार, मैदान, इन्हीं तीनों के बारे में आज पढ़ना है। तो यहाँ पे पर्वत और पठार में अंतर क्या है? पर्वत जो होती है उसमें चोटियाँ होती है और बहुत ऊंचे होते हैं, और पठार में वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है, ऊंचा भी होता है और ज़्यादा भी नहीं होता है। ये थोड़ी ऊंचाई पे होती है और समतल भी होता है, उसकी जो सतह होती है वो समतल भी होती है। और मैदान तो पूरी तरह समतल होती है, नीचे में बहुत नीचे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पर्वत के बारे में देखना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पर्वत का आखिर निर्माण कैसे होता है। जैसे ये अर्थ है, और अर्थ के नीचे आपको पता है कि जैसे 100 किलोमीटर के नीचे मैग्मा होती है। मैग्मा जो यही मैग्मा बाद में ज्वालामुखी, और ये मैग्मा जो है अंदर मूव करती रहती है, गति करती है। तो जैसे मान लो कि जैसे कभी ये इस टाइप से मूव करती है तो जैसे दो नीचे भूमि है, और अगर मैग्मा ऐसे मूव करेगा तो ये दोनों टकराएगी, दोनों भूमि टकराएगी ऊपर में। और यही जब दोनों भूमि टकराती है तो ये भूमि है और ये भूमि है, ये टकराएगी तो ये ऊपर उठेगी, और यही ऊपर उठती है तो पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, इसी वजह से ऐसे ही पर्वत के निर्माण होते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे ये अर्थ है, अर्थ के नीचे मैग्मा इधर की तरफ मूव कर रही है, दोनों इधर की तरफ। तो पृथ्वी जैसे है तो यहाँ पे ये पृथ्वी अलग हो जाएगी और ये पृथ्वी अलग हो जाएगी, तो दोनों अलग जैसे ही घिसकेंगे तो पृथ्वी की कैसे हो जाएगी, जैसे ये पृथ्वी यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी और नीचे वाली पृथ्वी यहाँ पे धस जाएगी, फिर इधर ऊंचाई रह जाएगी।
तो इस तरह के जो पर्वत बन जाते हैं, यहाँ पे भी पर्वत का निर्माण होता है। ये पर्वत बन जाते हैं, ये भी पर्वत बन जाते हैं, बीच में घाटी या फिर नदियाँ बहती। इसी का एग्जाम्पल है हमारे भारत में बिंद और सतपुरा जो नदी है, और नर्मदा और तापी नदी इसी तरह पर्वत के उदाहरण है। उसमें भी है जो बिंद और सतपुरा है, बिंद ये और सतपुरा ये, और इधर बीच में नर्मदा और इधर तापी बहती है। तो उसमें भी जैसे मेघमा इधर इधर गति किया तो बीच वाले जो ज़मीन है वो धंस गया, तो इधर दोनों साइड निकल गया। तो इस तरह के जो पर्वत होते हैं उसे खंड या अपभ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है, खंड या अपभ्रंश। और जैसे मैंने बताया कि ये उड़ जाती है, जो ये पर्वत होती है ये उड़ जाती है सीधा पृथ्वी के टकराने से, उस तरह के पर्वत को बोलते हैं वलय पर्वत। और हिमालय इसी पर्वत का उदाहरण है। और एक पर्वत होती है वो ज्वालामुखी के द्वारा, जैसे मेघमा बहुत मूव करते करते नीचे से दाब लगाती है और पर्वत को बीच से काट, वो अर्थ को जो होती है धरती वो निकल जाती है कभी कभी, ऐसे ऐसे करके ये बाद में जब ठंडा हो जाती है तो रॉक का निर्माण कर देते, ऊपर आती है लावा के रूप में। और लावा जो है जब ठंडा होने के बाद ये चट्टान का रूप लेती है तो ये भी पर्वत होती है। इस तरह के पर्वत को ज्वालामुखी का पर्वत बोलते हैं। पर्वत 3 ही तरह के होते हैं, यहाँ वहाँ आगे देख लेंगे। पहले यहाँ एनसीईआरटी दी हुई है, उसको पढ़ते हैं पहले। पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार पर खड़ी ढलान और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं, जैसे ये पर्वत है। ये पर्वत है, तो ये जो होता है ऊंचाई के कारण यहाँ पे हिम बन जाती है, बर्फ़। और ग्रीष्म ऋतु में ये कम तुंगता एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के कारण नदियों में पहुँचती है। यहीं पे जब गर्मी के मौसम में यही पिघलती है जो नदियाँ बनती है। बहुत अधिक ऊंचाई तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती। ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। और कुछ पर्वत जो होती है वो इतनी ऊंची होती है, जैसे हिमालय हो जाता है, तो बहुत ऊंची होने के कारण वहाँ पे हमेशा मतलब पूरे साल या किसी भी सीज़न में वहाँ बर्फ़ नहीं पिघलती है, हमेशा बर्फ़ बनी रहती है, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती है। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ या गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी या हील कहते हैं। अब हील सुना होगा, तो हील उसमें शीर्ष नहीं होते, शिखर नहीं होते, यहाँ पे सीधे खड़ी शिखर नहीं होते, जैसे इसमें है खड़ी शिखर। इस टाइप की जो है, इस टाइप के गोल टाइप का हो जाता है ऊपर में, तो इसको हील बोलते हैं, हील। हिमालय में बहुत सारे हील हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। यहाँ पे कुछ इसको हम भी देख लेंगे। उसके बाद पर्वत के प्रकार मैंने बताया, वलय पर्वत होता है, खंड या अपभ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अभी बताया मैंने कि ये तीनों पर्वत कैसे बनते हैं। उसके बाद वर्षण शब्द, यहाँ पे शब्द इसको थोड़ा जान लीजिएगा क्योंकि आगे की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। वर्षण क्या है? वायुमंडल में भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, किसी भी रूप में, चाहे वो वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, ओले गिरना, या वर्षण के सामान्य रूप, चाहे वो वर्षा के नॉर्मल रूप हो जैसे वर्षा होते हैं, या हिमपात के रूप में, बर्फ़ जो हिम गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है, और या ओले के रूप में, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी बर्फ़ का गिर जाता है वो। उसके बाद तुंगता, ये क्या है? एल्टीट्यूड, समुद्र जल से किसी वस्तु या लक्ष्य वस्तु की ऊंचाई, ये मतलब ऊंचाई को दर्शाता है। जैसे कोई भी पर्वत ऊंचाई को बोलते हैं तुंगता, मतलब जैसे कोई वस्तु की ऊंचाई बोलना है, तो जैसे पर्वत की ऊंचाई बोलना है तो हमें बोलेंगे इसकी तुंगता कितनी है। उदाहरण के लिए पर्वत की ऊंचाई, एक
उड़ती हुई चिड़िया की ऊंचाई, जिस चिड़िया उड़ रही है उसको बोलेंगे नीचे से, उसे पृथ्वी से मतलब धरती से उसकी कितनी तूंगता है। एल्टीट्यूड, उड़ते हुए वायुमान की ऊंचाई या उपग्रह की ऊंचाई, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। यहाँ पे 6 पर्वत दिखाए गए हैं। ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और ये अकोनकागुआ, और ये अकोनकागुआ, और ये किलिमंजारो जो ये साउथ अफ्रीका में स्थित, साउथ अफ्रीका में नहीं, किलिमंजारो मतलब पूर्वी अफ्रीका में है, एक कंट्री है शायद उसमें है। और ये अकोनकागुआ जो है एंडीज पर्वत श्रेणी में है, साउथ अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पे दिखने ये माउंट कंचनजंगा जो भारत और नेपाल के बीच में है। और ये माउंट एल्प्स है, माउंट एल्प्स जो यूरोप के साइड है। और ये माउंट अनाईमुडी जो केरल में है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है वही सारे पर्वत के बारे में। इस प्रभाव के लिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल तथा तिब्बत के बीच, और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियाँ शिखर है, ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है अकोनकागुआ का है पूरी श्रृंखला में। और उसके आगे पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब ये अलग है, ये कोई श्रृंखला में नहीं है। पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लॉक एल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यूरोप पश्चिम में है। और अल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन है, मतलब खंड पर्वत जो इस टाइप का, ठीक है, ये वाला पर्वत। उसके बाद अनाईमुडी जो केरल में है, इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे उत्तर भारत में हिमालय में है माउंट एवरेस्ट उधर, और उसी तरह दक्षिण भारत में अनाईमुडी केरल में है जो सबसे ऊंचा पर्वत है दक्षिण भारत का। यहाँ पे हाइट के हिसाब से दिया हुआ है कि 1000 मीटर पर, 2000 मीटर, यहाँ पे 4000 मीटर पे। हाइट के हिसाब विश्व के 6 पर्वतों के सापेक्ष। उसके बाद आते हैं यहाँ पे परिवेश के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जीव जंतु, पहाड़ी इलाकों के जीव जंतु के बारे में देखते हैं। पर्वतों के ढलानों पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यह बहुत सारे शंकुधारी वृक्ष, उसमें फर, पाइन जिसको चीड़ भी बोलते हैं, स्प्रूस, देवदार इत्यादि, इसमें इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पतली व नुकीलेदार होती है, क्योंकि वहाँ सारे बर्फ़ होते हैं तो पानी की वहाँ मात्रा नहीं होती है और वो ज़्यादा वाष्पीकृत भी नहीं कर सकते, तो उसकी पत्तियाँ बहुत पतली और नुकीलेदार हो जाती है। पर्वतों के ऊंचाई पर पेड़ की जगह घास, मांस जिसे काई बोलते हैं, और लाइकेन उग जाते हैं। पर्वतों के थोड़ी नीचे में मैदान होता है और थोड़ा ऊंचाई पे जाने पर ऊपर चोटी पे वहाँ पे लाइकेन, घास और ये काई उग जाते हैं। लाइकेन भी है, लाइकेन जो है ना ये एक जीव ही है जो किसी वनस्पति जीव, लाइकेन जो है वनस्पति और जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। ये जीव की तरह भी भोजन ग्रहण करता है और वनस्पति की तरह भी। उसके बाद पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान के अंदर आए अनेक प्रकार के जीव के आश्रय हैं। इसमें से ये सारे जीवों के बारे में बताए गए। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, इनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़,
पेरेग्रीन फाल्कन, घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, उसके बाद हिम तेंदुआ, आइबैक्स, जंगली भेड़ जिसको बोलते हैं, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी हैं। ये सारे जीव जो है पर्वतीय जानवर के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं पठार पे। पठार का निर्माण जो होता है वो मेनली ज्वालामुखी से होता है। जैसे कुछ ज्वालामुखी जैसे मैग्मा आती है बाहर लावा के रूप में, और लावा कुछ तरल जैसी भी लावा आती है, तो वो लावा पूरे इलाके में फैल जाती है। तो वो बाद में ठंडी होकर उसके बाद रॉक में चट्टानें बन जाती है, चट्टान के बाद वो पठार बन जाती है। तो इस तरह से पठार का निर्माण होता है। पठार में जो विश्व में है सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार को बोला जाता है। तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है ये 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। पूरब से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना, समझ सकते हो। इतना दूरी में ये फैला है 2500 किलोमीटर में, और सबसे ऊंचा भी है। विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। उसके बाद आता है मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार। हमें भारत के दक्षिण भारत जो है वो अधिकतर पठार का ही एरिया है। विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है दक्षिण भारत का पठार, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। मैं कहा वो जो पिघलने वाली बहुत सारी तरल लावाएँ होती है वो बिखर जाती है, तो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, जिससे पठार का निर्माण हुआ। अब इन पठारों से बहुत सारे जैसे नदी पठार ऊंचे हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे नदी यहाँ पे बहते हैं, तो ऊपर से गिरती है पठार के ऊपर से, तो वो जलप्रपात कहलाती है। उन्हीं जलप्रपातों में यहाँ पे दिया हुआ है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, ये अफ्रीका का है। अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर है स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। पश्चिम घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ऐसे ही कुछ जलप्रपात है। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात है। और जो है ये जलप्रपात ये 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये चेरापूंजी की जो हाइट है वो 340 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ये है आपका मेघालय का पठार, मेघालय पठार से जो गिरती है नहकालिकाई। इसके बाद मैदान की बात करते हैं। मैदान की जो हाइट होती है तुंगता, आप बोल सकते हो तुंगता, तो जैसे समुद्र की हम जैसे अर्थ की जो माप मेजर करते हैं, अर्थ की भी जो मेजर करते हैं हम समुद्र के तल से करते हैं कि अर्थ की कितनी धरती की कितनी ऊंचाई है। तो उसी तरह जो मैदान है, तो मैदान भी तो धरती पे ही होता है, तो मैदान की जो है ऊंचाई वो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है, मतलब धरती। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मैदान का निर्माण कैसे हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक। ये नदी वही ये ऊपर से आती होगी, तो कभी कभी बारिश होता है। बारिश में ये जो है इसके पत्थर इरोड हो जाते हैं, पत्थर टूटते हैं, और जैसे कोई भी पहाड़ बनता है तो वो धीरे धीरे टूटना भी प्रारंभ हो जाता है। कोई भी पहाड़ बनेगा तो वो धीरे धीरे टूटता रहता है, बारिश की वजह से या धूप की वजह से, रासायनिक क्रिया के होता है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, वो आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कारणों से ये पत्थर टूटते हैं, पत्थर उसके बाद नीचे आते हैं, ये नदियाँ पानी के थ्रू नीचे उतरती है, और इतनी मतलब उसमें दबाव पड़ता है कि वो धीरे धीरे टूटती चली जाती, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है वो पत्थर।
उसके बाद वो मिट्टी जो होता है नदी के साथ साथ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आके यहाँ पे जमा हो जाती है और ये मिट्टी पूरे इलाके में फैल जाता है, और इसी मिट्टी से ये मैदान का निर्माण होता है जहाँ पे यहाँ पे खेती और वगैरह होती है। तो ये मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बार बार नदी की जलस्तर बढ़ते रहती है। यहाँ पे जितना बर्फ़ पिघलता है उस हिसाब से नदियों की जलस्तर बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, बढ़ जाती है। तो वो बाढ़ की समस्या आती है और बाढ़ के थ्रू बहुत सारे मिट्टियाँ आती है और उसके साथ नई मिट्टियाँ आ जाती है। तो नई मिट्टियाँ हर साल चेंज होगी तो उसमें नई मिट्टियाँ के नए पोषक तत्व होते हैं और वो उपजाऊ होते हैं। इसी वजह से उसको उपजाऊ मिट्टी बोला जाता है। तो मैदान आप समझ लिए होंगे। और ये सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी थी 6 की। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी है, एक तरह से कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम नेक्स्ट 7 की क्लास वो शुरू करेंगे। थैंक यू।